गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्था मुख्य पृष्ठ है, जिसको आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो आज जो जो आज का विषय है वो है दोस्तों ग्रामीण रोजगार का संकट, और इसे लिखा सुविज्ञा जैन ने। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से जिस प्रकार से वैश्विक अनएम्प्लॉयमेंट का संकट खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। और सरकार के द्वारा कई सारी परियोजनाएं निकाली जा रही हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। पर दोस्तों, आत्मनिर्भर बनो तो बात ठीक है, पर आज भी जब आप बैंकों में जाएंगे लोन के लिए तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से लोन पाने के लिए मॉर्गेज रखना पड़ता है, और जो आपका इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो बेहतर होना चाहिए, अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका दायरा उन लोगों के लिए है, इसका लाभ ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग पहले से संपन्न हैं और जो लोग अमीर हैं। गरीबों के लिए इस तरह की योजनाएं जो है बैंक मैनेजर हैं, और जो स्पेशली जो लोन डिपार्टमेंट है वो किसी प्रकार का है ना, वो सोचते हैं कि यदि हमने इनको लोन दिया तो पूरा प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, इसलिए वो जल्दी उनका लोन नहीं करते। तो सरकार को कुछ बनाना चाहिए उनके लिए कि जिस वजह से उन्हें इन सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आसानी से लोन मिल जाए, जिससे वह खेती बाड़ी अपना कर सकें। तो आज ग्रामीण रोजगार का संकट क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्तर पर आपसे जाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है, वेट, अर्थव्यवस्था का संकट, एक मिनट, अर्थव्यवस्था का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इससे सरकार के राजस्व में 10 लाख करोड़ की कमी आने की आशंका है। सोचिए, 10 लाख करोड़ की कमी आने की आशंका है। ऐसे हालात में अब यह देखना ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जितने भी विकल्प हमारे सामने हैं उनमें सबसे कारगर क्या हो सकता है। पिछले दिनों एक उत्साहजनक बात यह सुनने को मिली थी कि इस संकट से हमें कृषि क्षेत्र बचा सकता है। तो दोस्तों, ये पहली बार घटना नहीं हुई है कि जब जब रिसेशन हुआ है किसी देश में, जो वहाँ का मजदूर था, जो वहाँ का किसान था, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अ फार्मर, उसने सारी चीज़ों को संजो के रखा। क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी की कमी आती है तो याद रखिएगा आपका देश तबाह हो जाएगा। उसके लिए आप खाद्यान्न के लिए आपको पलायन होना पड़ेगा, एक देश से दूसरे देश में जाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से तमाम देश में तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो उखड़ गए हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी देनी है तो देश के किसानों को दीजिए। किसानों को इतना योजना से लाभान्वित करिए कि वो किसी भी स्थिति में वो खाद्यान्न उत्पादन को न रोके, उसे पैसे की कमी ना हो, जिस वजह से वो बीज ना खरीद पाए या खेतों में पानी न दे पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं फेस न करनी पड़े किसान को। और किसान भी चाहे तो कई लोगों को रोज़गार दे सकता है ग्रामीण स्तर पर, और जितने लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन हुए हैं वो उनके साथ हाथ बटा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, पर ये तभी मुमकिन है दोस्तों जब तमाम तरह के जो सूदखोर हैं, साहूकार हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे किसी प्रकार का मतलब उनके ऊपर वो प्रेशर न दे सकें। इसका एक आधार यह था कि देश में कृषि उत्पादन पिछले साल बढ़िया हुआ है, लेकिन इस उम्मीद को बांधने से पहले क्या यह भी नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है। आंकड़े बताते हैं कृषि का योगदान लगभग 15% है, यानी कृषि क्षेत्र के सहारे अर्थव्यवस्था संभालने की उम्मीद लगाना एक मुगालता ही कहा जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुश्किल हालात में जहाँ दूसरी उत्पाद गतिविधियाँ बहाल करने का कोई और छोर पकड़ में न आ रहा हो, वहाँ कम से कम कृषि क्षेत्र अपनी पूर्व की स्थिति में खड़ा तो दिख रहा है। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे देश का जो जीडीपी में 15% योगदान देता है। पर याद रखिएगा, इस दुविधा भरी घड़ी में भी दोस्तों वो
जिस तरह से अपने आप को खड़ा रखा है वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ कृषि उत्पादन के आंकड़े निश्चिंतता के लिए काफ़ी हैं? क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि इस समय किसान, खेतीहर मजदूर और गांव में बढ़ते बेरोजगार परिवारों की वास्तविक स्थिति क्या है? पिछले कई महीनों से विशेषज्ञ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत की तरफ ध्यान दिलाते आ रहे हैं, और एक बात अब किसी को भी यह मान लेने में अड़चन नहीं आनी चाहिए कि देश में कई छमाहियों से चली आ रही आर्थिक सुस्ती के सबसे ज़्यादा मार गाँव पर ही पड़ी है। ठीक है, इसका अनुमान गांव में रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान की खपत घटने से लगाया गया था। सर्वेक्षण के मुताबिक रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बनाने वाली यानी एफएमसीजी कंपनियों के उत्पाद की खपत शहरों के मुकाबले गांव में 1.5 गुनी से ज़्यादा गिर गई थी। इस तथ्य के आधार पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि गांव के व्यक्ति की जेब की क्या हालत हो गई है। कई अर्थशास्त्री तो अरसे से जूझते आ रहे हैं कि ज़रूरत ग्रामीण उपभोक्ताओं की जेब तक पैसा पहुंचाने की है। याद करें तो पिछले साल से कई किसान संगठन मांग कर रहे थे कि उद्योग क्षेत्र की तर्ज पर किसी क्षेत्र को भी आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। इस बीच आर्थिक संकट से जूझती सरकार के सामने कोरोना आपदा आ गई। 3 महीने गुजर गए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। आपको भी पता है दोस्तों, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा कंपनियों में, कारोबार में, तो सरकार को भी रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, रेलवे जो भी संचालित हो रहा है वो सरकार के पैसे से ही हो रहा है। तो सरकार को जिन जिन सेक्टर से लाभ होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था, वो सारे के सारे या तो फ्री हो चुके हैं इस समय। ठीक है, फ्री का मतलब ये हुआ कि उसका जो है भार राज्य सरकार या केंद्र सरकार उठा रही है, या तो फिर दोस्तों वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं, इसलिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। और किसानों को चाहिए एक आर्थिक पैकेज जो उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। सरकार को अपनी हैसियत से कई कई गुने बड़े राहत पैकेजों का ऐलान करना पड़ रहा है। मसलन पिछले दिनों सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज की घोषणा की। लिहाजा क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि इस कवायद में देश के कृषि केंद्र यानी गाँव के लिए सबसे ज़्यादा गौरतलब क्या ऐलान था? 20 लाख करोड़ के उस राहत पैकेज में ग्रामीण बेरोजगार के लिए कानूनी योजना यानी मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। वाकई यह रकम देखने में बड़ी दिखाई देती है। बड़ी इस मायने से भी है क्योंकि कुछ महीने पहले ही बजट में सरकार मनरेगा कानून को लागू करने के लिए 61,500 करोड़ का प्रावधान कर चुकी थी। यानी 40,000 करोड़ रुपए के नए ऐलान को मिलाकर मनरेगा पर खर्च के लिए इस वित्तीय वर्ष में अब कुल 1,01,500 करोड़ की रकम खर्च के लिए उपलब्ध है। बेशक पिछले वर्षों की तुलना में इस रकम को सर्वकालीन सर्वाधिक कहकर प्रचारित किया गया और अभी भी प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट के मद्देनज़र क्या इसका आकलन जरूरी नहीं है कि गांव और गांव में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए यह रकम है कितनी? पिछले साल के बजट में भी मनरेगा के लिए 60,000 का प्रावधान किया गया था। बाद में जो संशोधित आंकड़ा आया उसमें यह रकम बढ़कर 71,000 करोड़ हो गई थी। हालांकि इस रकम में से पिछले साल खर्च किए गए 68,000 करोड़ रुपए, सरकार का दावा है कि इस खर्च से 5 करोड़ 48 लाख ग्रामीण परिवारों को मनरेगा कानून के तहत रोजगार मुहैया कराया गया। गौरतलब है कि इस कानून के तहत गांव के बेरोजगार परिवारों को साल में 100 दिन 182 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार दिए जाने की कानूनी जिम्मेदारी थी। पर आप देख सकते हैं जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वही लोग किस प्रकार से उसे खोखला बना रहे हैं। जो बंदा श्रम मंत्रालय के थ्रू, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पंजीकृत हैं, वो फर्स्ट क्लास हैं, उनका इकोनॉमिक स्तर भी अच्छा है, आधा पैसा उन्हें देंगे, आधा पैसा एक बिचौलिया ले लेंगे, उसके बाद दिखा दिया जाएगा हाँ भैया एक सही लाभान्वित व्यक्ति को हम दे रहे हैं। लेकिन मनरेगा के पिछले साल का आकलन करते हैं तो आंकड़ा ये निकल कर आता है कि 5.5 करोड़ बेरोजगार परिवारों को कानून सम्मत यानी 100 दिन और 182 रुपये प्रतिदिन की दर से कम काम देने पर कम से कम 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे। इसलिए ये पड़ताल करनी पड़ती है कि उतने बेरोजगार परिवारों को काम देने का काम सिर्फ 68,000 करोड़ में कैसे हो गया। सोचिए, जो अलॉट किया गया था, ठीक है, कि इतना
लाख करोड़ रुपया जो है कि अगर मनरेगा के थ्रू जाएगा तो वहाँ के गरीब परिवारों को उसका लाभ मिलेगा जो श्रमिक हैं। पर दोस्तों बाद में जब उस वार्षिक उसका आकलन किया गया कि कितना पैसा जो है कि मनरेगा में खर्च किया गया उन मज़दूरों के पीछे, तो दोस्तों उसका आधा होगा। तो यही सब चीज़ें सोच कर कभी कभार हैरानी होती है। फिर ऐसे जगहों पे कोई मज़दूर, कोई व्यक्ति काम कैसे करेगा। दरअसल पिछले साल 5.5 करोड़ परिवारों के तहत काम दिया जाना तो दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें 100 दिन का रोजगार नहीं मिला। सोचिए, पिछले साल कानूनी योजना मनरेगा के तहत साल के 365 दिन में औसतन सिर्फ 48.39 यानी लगभग पूरा 50 दिन का ही काम दिया जा सका। सरकारी अफसरों का तर्क हो सकता है कि सभी बेरोजगारों ने पूरे 100 दिन का काम मांगा ही नहीं, लेकिन देश में कुछ साल से बेरोजगारी के बढ़ते हालात देखते हुए बात किसी गले उतरेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, बीच में तो मुझे महसूस होने लगा था कि मनरेगा जैसी संस्था जो है, मनरेगा जैसी जो योजना है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और मेरे एक दोस्त ने मुझसे डिबेट भी इस बात पे किया था, मैं उस समय कुछ बोला नहीं। ये बात 5-6 महीने पहले की है, जब कोविड-19 की समस्या नहीं आई थी भारत जैसे देश में। तो मैं भी एक बार सोचा कि हो सकता है सरकार बंद कर दी हो, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बाद में एक दिन मैं बैठा, गूगल सर्च किया कि क्या किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। देखिए, जब आप 50 दिन का काम देंगे तो ग्रामीण स्तर पर कोई मज़दूर आपके यहाँ काम क्यों करेगा। तो इससे बढ़िया वो किसी ठेकेदार के पास जाकर कम से कम 200 दिन का काम नहीं करेगा। तो आपसे बेहतर विकल्प भी है, और आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो पैसा देगा, 350-500 दिहाड़ी लेगा। फिर आपके यहाँ कोई क्यों करेगा। बहरहाल यह गुजरे साल की बात थी। इस साल की हालात को संभालने का मसला और भी बड़ा है। इस साल मनरेगा के तहत मजदूरी 182 से बढ़ाकर औसतन 200 रुपये प्रतिदिन की जा चुकी है। हिसाब लगाने में आसानी के लिए इसे औसतन 200 रुपये मानकर चलें तो पिछले साल जितने ही ग्रामीण परिवारों को कानूनन 100 दिन का काम देने के लिए इस साल कम से कम 1,54,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय मनरेगा के मद में कुल रकम उपलब्ध है सिर्फ 1,01,500 करोड़ रुपये, यानी इस साल भी 100 दिन काम की गारंटी की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन इस साल का अनुमानित हिसाब नहीं यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। इस साल गांव की माली हालत हद से ज़्यादा बदली हुई है। पूर्णबंदी के दौरान अपने अपने गांव में वापस पहुंचे मजदूरों और कामगार परिवारों की तादाद कम से कम 2 करोड़ बैठती, यानी पिछले साल काम मांगने वालों की संख्या 5.5 करोड़ में इस साल 2 करोड़ बेरोजगारों को जोड़ दिया जाना चाहिए था। इस अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का खर्च इस साल कमोबेश 54,000 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो ऐसा है कि एक चीज़ और बता दें, कोई ज़रूरी नहीं कि जितने लोग पलायन होकर आए हैं शहरों से गांव की तरफ वो सारे लोग मनरेगा से जुड़ जाएंगे। अन्य काम भी ग्रामीण स्तर पर है जिनमें वो लोग रुचि रखते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस व्यवसाय करेंगे, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो ठेकेदार के माध्यम से अन्य जगहों पर काम करेंगे। तो इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला। अगर इस प्रकार हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, संभावना व्यक्त करते नहीं इतना मजदूर काम करेंगे, तो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। मनरेगा कानून पर इस खर्च में मजदूरों की दिहाड़ी के अलावा प्रशासनिक खर्च, मजदूरों के लिए गैंती, फावड़े, डालिया, रस्से जैसे सामान पर खर्च को शामिल किया जाता है। बहरहाल बदले हालात में मनरेगा की कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए न्यूनतम 2,08,000 करोड़ की ज़रूरत है, जबकि मनरेगा की मद में इस साल रकम है सिर्फ 1,01,500 करोड़ रुपये, यानी ज़रूरत से आधी गांव में रोजगार मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है। एक चीज़ और देखिए, यदि सरकार के द्वारा इतना बड़ा वित्तीय मदद दिया जा रहा है मजदूरों को ग्रामीण स्तर पर, तो एक चीज़ और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा काम लेना चाहिए इन मजदूरों से जिससे उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो, जिसका फ़ायदा दीर्घकालिक तक हो गवर्नमेंट को। तब जाकर गवर्नमेंट जो भी पैसा देगी मनरेगा के थ्रू, तब उसका काम सफल होगा। अन्यथा दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग बस अटेंडेंस लगा लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। पर आजकल तो फ़ोटो भेजा जा रहा है, वो भी 1 घंटा फ़ोटो भेज के फिर अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार से जो सफाई कर्मी है वो 300 रुपया या फिर 3,000 महीने का देता है, तब जाकर उसका अटेंडेंस लगता है।
और ये ग्राम प्रधान ही लगाता है। तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें चल रही हैं देश में। लिहाजा हमें फ़ौरन ही सतर्क हो जाना चाहिए कि जिस तरह अर्थव्यवस्था को दूसरे क्षेत्रों में जान फूँकने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल वैसे ही कबाद ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर फ़ौरन की तैनात होने की ज़रूरत है। तो इस पे जानते, जब आपसे कोई डिबेट करे ग्रामीण रोजगार का जो इस समय संकट है, तो जो पहली प्राथमिकता है, आप मनरेगा जैसे मुद्दे को जरूर उठाइएगा। अब मनरेगा में जिस प्रकार की तमाम विकृतियां हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर के मजदूरों को लूटा जा रहा है, और जो ग्राम प्रधान का जो अहम रोल था, उस रोल से भटक जाने की वजह से आज उनकी ये स्थिति है कि गांव में 100 दिन के काम होने की वजह से 50 दिन ही काम मिला। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।